नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे RBSc 7th क्लास ज्योग्राफी, यानी इसमें लगभग 7 चैप्टर हैं। उन सातों चैप्टरों को एक साथ मर्ज करके इनके प्रश्नों को उकेरा गया है, जो आपके लिए रीट की परीक्षा में कारगर साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को आगे देखें और थैंक यू। देखिए प्रश्न नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा नदी स्थित द्वीप कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा माजुली द्वीप। ये 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गद्दी, बकरवाज, भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो ये निवास करती हैं हिमालय में। कहाँ निवास करती हैं? हिमालय में। अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपको प्रश्नों को ही रिपीट करा रहा हूँ। इन प्रश्नों को देखिए, आप अच्छे से समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। आपके लिए रीट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन यापन या जीवन है कहलाता है? तो वो है जयमंडल। क्या होगा? जयमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र की तली से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए समुद्र की तली से बात कर रहा है, तली से जिसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर है, वो है मानाकी पर्वत। कौन सा पर्वत होगा? मानाकी। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए, पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो होगी माउंट एवरेस्ट। कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ये सतह की बात कर रहा है, वो समुद्र स्थल की बात कर रहा था। आगे देखिए प्रश्न नंबर, पर्वतों की न्यूनतम ऊंचाई होती है? तो पर्वतों की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 600 मीटर होती है। कितनी होती है? 600 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाह होता है? तो ये भी 2018 की रीट की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें है 10%, केवल 10% का ही प्रवाह होता है, आगे बाकी विलुप्त हो जाता है। देखिए, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध क्या कहलाता है? तो ये होगा परितंत्र। क्या होगा? परितंत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएंगे पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? पर्वत, पठार, अधिवास और मैदान। देखिए पर्वत एक प्राकृतिक संपत्ति है, पठार भी, मैदान भी, लेकिन अधिवास का मतलब होता है अधिवास। देखिए एक बार समझ लीजिए, अधिवास का मतलब है गृह निर्माण, मतलब घर का निर्माण करना। अधिवास का मतलब है निवास। तो ये निवास मानव द्वारा निर्मित है, ना कि प्रकृति द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण भारत का जो मैप है वो इस प्रकार है। तो नीचे श्रीलंका की तरफ पानी है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, तो तीनों तरफ से जो घिरा क्षेत्र है, कोई भी देश हो सकता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होगा, उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, वृष्टि छाया किस क्षेत्र में होते हैं? देखिए वृष्टि छाया ये भी 2018 लेवल 1 जो रीट की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। पवन विमुखी भाग की तरफ होगा वो। अगला क्वेश्चन देखिए, मैदानों की ऊंचाई औसत समुद्र तल से कितने मीटर से कम होती है? तो वो होगा 300 मीटर से कम होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, मैदानी प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो मैदानी प्रदेश दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। एक तटीय मैदान, तटीय, और एक है आंतरिक मैदान। तटीय मैदान का मतलब देखिए इस तरह, जो दक्षिण भारत का जो मैप है नीचे वाला, तो ये सब क्या है? तट है ये सारा क्षेत्र, और इसके बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो आंतरिक मैदान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस क्षेत्र में प्रमुख, यानी लूनी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? तो वो है पश्चिमी राजस्थान की। आपको पता होगा जो लूनी नदी है वो नागपहाड़ अजमेर से निकल करके और पश्चिमी इलाके में बहती हुई चली जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी नहीं है? देखिए सदावाहिनी नहीं है ऐसा कह रहा है, तो गंगा नदी, यमुना नदी, लूनी नदी और कावेरी। इनमें जो लूनी नदी है एक केवल और केवल बरसाती नदी है, बाकी सब नित्यवाही नदियाँ हैं। और आपने पढ़ा होगा राजस्थान में दो नित्यवाही हैं, माही और चंबल, दो ही नित्यवाही हैं, बाकी सारी नदियाँ कैसी हैं? ये अनित्यवाही, अर्थात वर्षा के दौरान ही बहती हैं। अगला क्वेश्चन,
स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और सहायक नदी यहाँ बहती हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है नदी बेसिन। अगला क्वेश्चन देखना, यानी परि पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपसी जुड़ाव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है खाद्य जाल। क्या कहलाता है? खाद्य जाल। ये भी रीट में आया था पिछली बार प्रश्न। भारत के मुख्य कितने द्वीप हैं? भारत के मुख्य कितने द्वीप हैं? मतलब मुख्य 2 हैं। देखिए आप इधर देखेंगे, इधर है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। अगर मुख्य बात करेंगे, एक तो है अरब सागर में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जिसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है, और इधर अब 712 द्वीपों की संख्या हो गई है। आपने पहले कभी 147 के समथिंग पढ़ा होगा, अब नई किताबों में इसका परिवर्तन हुआ है और ये बढ़ गई हैं। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं हरिकेन के नाम से। आपको लिख लेने हैं, ये प्रश्न सारे अपनी किताबों में। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो वायुयान उड़ते हैं हमेशा समताप मंडल में। ये प्रश्न रीट 2018 में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वह नाइट्रोजन 78.08%। इसके बाद में ऑक्सीजन आती है, फिर ऑर्गन वगैरह आती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। देखिए अच्छा प्रश्न है, पवन की गति मापने का यंत्र। देखिए साथ ही एक तो होता है यंत्र और एक होता है इकाई। आप इसे बहुत भली भांति समझ लेना। अब वो यंत्र पूछ रहा है कि इकाई पूछ रहा है? यंत्र की बात कर रहा है तो एनीमोमीटर हो जाएगा, एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है? तो वायुमंडल में जो रेडियो तरंग है उनका परावर्तन किस मंडल में होता है? वो है आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म पवनों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही सम्मिलित नहीं है, यानी कैरिबियन सागर व मेक्सिको में टोरेंडो आते हैं, चक्रवातों की बात कर रहा है। जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली और बंगाल की खाड़ी में हरिकेन। तो आपको लोगों को पता होगा बंगाल की खाड़ी में हरिकेन नहीं आते हैं। जो ये हरिकेन है ये कहाँ आते हैं? फिर ये आपको थोड़ा समझना है। तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं आते, बल्कि यूएसए में आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात के संबंध में सत्य कथन है। देखो एक है चक्रवात, चक्रवात ये आपके सिलेबस में रीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और रीट 2021 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2 प्रश्न आपके भी आएंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए चक्रवात के विपरीत होता है प्रति चक्रवात। अब ये देख लीजिए चक्रवात, जो ये प्रति चक्रवात की सारी परिभाषाएं दे रखी हैं इसमें, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। बिल्कुल ठीक बात है, प्रति चक्रवात में होती है, लेकिन चक्रवात में ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है, जो कि अनुरूप की बात कर रहा है। इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत हो जाती है। ठीक बात है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिण में वो उसके विपरीत है चक्रवात के। इसमें मध्य में उच्च दाब तथा परिधि की ओर न्यून दाब होता है। देखो जैसे ये परिधि है, ये अगर चक्रवात की बात करता था केंद्र में निम्न दाब और परिधियों पर उच्च दाब होता है, जबकि ये इसके विपरीत है, और ये ऑप्शन इसके सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भारत के मेघालय के राज्य की किस पहाड़ियों में आते हैं? तो आप मासेराम और चिरापुंजी। देखो आपने सुना होगा गारो, खासी और जयंती, ये पर्वतमाला है यहाँ पर, जयंती। तो इसमें से जो खासी पहाड़ियाँ हैं ये इम्पोर्टेंट है। खासों पहाड़ियाँ जो मीन्स खास, जो खास चीज़ होती हैं वो खास में पाई जाती हैं, थोड़ा याद रखना रिलेट करके। अगला क्वेश्चन, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 117 सेंटीमीटर है विश्व की वार्षिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है समताप, देखिए अच्छे से देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 है, समताप सीमा पर तापमान होता है। ये पिछली बार रीट 2018 में पूछा गया था। रीट 2018 में क्वेश्चन आया था, समताप सीमा पर तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, पर्वतों की दिशा, समुद्र की दूरी, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन, ये सभी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चिनूक पवनें कहाँ आती हैं? तो मैंने आपको बताया था चिनूक जो हैं ये पवनें, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था
यानी जो अमेरिका है वो चुन्नू मुन्नुओं को नहीं गिदानती। मतलब मीन्स मेरा कहने का मतलब है सभी लोग चुन्नू मुन्नू हैं अमेरिका के सामने। तो अमेरिका का जो रॉकीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका जो है वो रॉकी पर्वत पर ये चलते हैं, अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत इलाकों में। फोन और मिस्ट्रल पवनें कहाँ पर बहती हैं? फोन और मिस्ट्रल, तो आप देखिए तो ये हो जाएगा यूरोप इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? यूरोप। वीडियो को अच्छे से देखिए, पॉज करके लिख लीजिए इनको। लिखे हुए प्रश्न हमेशा याद रहते हैं, बाकी याद रखना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां। 15वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? चक्रवात के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। देखिए चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, ठीक बात है, केंद्र में इनके निम्न दाब होता है, जबकि प्रतिचक्रवात में उच्च दाब होता है। इधर इनके चारों तरफ उच्च वायु दाब होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जो चारों तरफ हैं ये उच्च दाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात के दो प्रकार होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये भी बिल्कुल ठीक है। चक्रवात के कितने प्रकार है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात। ये भी आपको लिख लेना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना है। तो ये इसके सारे ऑप्शन सही हैं, अच्छा प्रश्न है, इसको लिख लेना है आपको कहीं। मुख्य रूप से पवन कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से पवनों के प्रकार, तो पवनें 3 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। तो स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और इसमें क्या है? स्थानीय पवनें। यानी जो स्थायी पवनें हैं वो व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें आएंगी, और सामयिक पवनें हैं उसमें मानसूनी पवनें और स्थल समीर, जल समीर, सागर समीर वाली हैं, और पर्वत घाटी और समीर घाटी, ये सब हैं। मैंने बहुत अच्छे से पहले समझाया था ज्योग्राफी की क्लास के अंदर, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लेना। और स्थायी पवनें जैसे चिनूक है, फोन है, बिलजार्ड है, बोरो है, हार्मनटन है, मिस्ट्रल है, लू है, ये तमाम प्रकार की जो और हैं ये स्थानीय पवनें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रश्न क्या है? कौन सी पवनें स्थायी पवनें नहीं हैं? स्थायी पवनें कह रहा है कि जो पवनें अपनी दिशा कभी नहीं बदलती, वो पवनें कौन कौन सी हैं? तो आपको ये समझना, जो ये कह रहा है कि नहीं की बात कर रहा है, तो व्यापारिक पवनें होती हैं, पछुआ पवनें होती हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं, लेकिन नहीं है तो स्थानीय पवनें हैं। क्या है? स्थानीय। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया है। जल समीर कब चलती हैं? तो जल समीर कब चलती है ये आपको देखना। जल समीर चलती है दिन में, जबकि स्थल समीर चलती हैं रात्रि में। ये आपको लिख लेना है एक पॉइंट में कहीं, ताकि ये याद रहे आपको। पवन चलती है निम्न वायुदाब से, निम्न वायुदाब से निम्न वायुदाब के, ये नहीं हो सकता। उच्च दाब से उच्च दाब की ओर, ये भी नहीं हो सकता। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो इसका तीसरा उत्तर 101% ठीक हो सकता है, क्योंकि इसका जो 19वां जो उत्तर है ये ठीक है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा, मैंने जब जलवायु पढ़ाई थी उसमें कुछ टॉपिक आए थे पवन वगैरह के, पवन पढ़ाई थी मैंने अच्छे से समझा के, चित्र बना के। वायु दाब को मापने की इकाई, देखिए फिर वही बात आई, इकाई पूछ रहा है या फिर वो इकाई पूछ रहा है या फिर वो पूछ रहा है यंत्र। तो इकाई पूछ रहा है, तो वायु दाब की जो इकाई है वह है मिलीबार। क्या है? वायु दाब की इकाई मिलीबार, जबकि यंत्र बैरोमीटर होता है। तो इनमें आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती करके आएंगे। आपको ये समझ लेना है इकाई क्या होता है और मिलीबार क्या, इकाई क्या होता है और इसका यंत्र क्या होता है। इकाई होती है मिलीबार, मापने का जो इकाई है मिलीबार, और यंत्र होता है उसका बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। तापमान को मापने की इकाई, देखो फिर इकाई किस में मापा जाता है? तो ये सेंटीग्रेड में मापा जाता है तापमान। इकाई सेंटीग्रेड, जबकि यंत्र क्या है इसका? और यंत्र है इसका थर्मोमीटर। थर्मामीटर। ये अपने आप में अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। अभी एक और प्रश्न आया नया, धरातल से क्षोभमंडल की ओर जाने पर औसतन प्रति कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? तो ये प्रश्न भी हलवा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। 165 हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखिए, जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, और ये क्यों फैल रहा है, ठीक है, और इसे रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं ये भी आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस अन्य के मुकाबले अधिक है? तो अन्य के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन और मीथेन।
तो इन सब में अधिक है वो कौन सी है? तो निश्चित रूप से वो होगी आर्गन, दूसरी वाले नंबर की आर्गन हो जाएगी। देखिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% और 21% की समथिंग ऑक्सीजन। इसके बाद में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन और जीनॉन, क्रिप्टॉन और मीथेन। मीथेन की मात्रा सबसे कम मानी जाती है। पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक और सबसे कम, तो सबसे अधिक तो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और कम है मीथेन, मीथेन। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है और इसे नोट कर लेना कॉपी डायरी में। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। जो प्रकाश का प्रकीर्ण है, ये साइंस टाइप का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो सी उत्तर हो जाएगा उसका। सत्य कथन है, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरण दशाओं को मौसम कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। ये भी सही बात है। लंबा समय जलवायु कहलाएगा, कम समय मौसम कहलाएगा। वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा और वायुदाब, आर्द्रता, पवनें। तो ये ठीक है, सारे उत्तर सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। कितना है? 13 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य देखना है आपको, सत्य की बात कर रहा है ना कि असत्य की। यह है वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। बिल्कुल ठीक बात है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे बरसात का होना, आंधी तूफान का आना, बादलों का गरजना, सब यहीं पर घटित होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऑक्सीजन अधिकांश क्षोभ मंडल सीमा तक पाई जाती है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। बिल्कुल राइट है, ये उत्तर सभी सही है इसके। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, ये आपको बताना। मेरे को कितना अच्छा प्रश्न हो सकता है। 29, तो समताप मंडल, ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। और ओजोन परत में जो छिद्र बढ़ रहा है उसका क्या कारण है, ये मुझे बताना है आपको। और इस छिद्र को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको कमेंट करना है। और ये इसमें छिद्र होने का कारण क्या है, ये भी आपको पता लगाना है। अगर ये बढ़ी, इसका छिद्र बढ़ा इसका, तो क्या हो सकता है, ये भी आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल जाते हैं? तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो यह है मध्य मंडल। इसका उत्तर कौन सा होगा? उल्कापिंड आते हैं और वो मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसा भूगोलिस्ट को मानना है, भूगोलवेताओं का मानना है। संचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो देखो, ये संचार की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संचार की बात कर रहा है। तो आयन मंडल कौन सा है? आयन मंडल है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल हो जाएगा इसका, निश्चित रूप से बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां क्वेश्चन है, किस परत में गैस अत्यंत विरल होती हैं जिसमें मुख्य रूप से हीलियम, हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं, मतलब सबसे ऊपर पाई जाती हैं, ये हल्की होती हैं। तो इसका उत्तर भी बहिर्मंडल हो जाएगा। ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, शांत मंडल किसे कहते हैं? तो क्षोभ सीमाएं, उसी को क्या बोला जाता है? क्षोभ सीमा को शांत मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये लिख लेना इन प्रश्नों को आप एक नोटबुक में। अगला क्वेश्चन देखना एक बार, ये कह रहा है सही सम्मिलित कीजिए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, करेक्ट उत्तर है। तो इन गैसों को भी लिख लेना आप, क्रम टू क्रम में पूछ लें, 3-3 का जोड़ा बना करके, जो वो भी आप में इंपॉर्टेंट होगा। सबसे अधिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वान झील किस देश में स्थित है? वान का मतलब लेकवान झील दुनिया की सबसे खारी झील की श्रेणी में आती है। और ये तीसरा चैप्टर अपना ना, तो ये है तुर्की में, ये सबसे खारी झील है। कहाँ पर पाई जाती है? तुर्की में। आप लोग देख रहे हैं ये लेकवान है, ये झील है, तुर्की देश है, इसमें ये लेकवान झील है, इसे आप दिखाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। वर्ल्ड यानी वाटर डेज लिख रहा है इसमें 22 मार्च, 22 मार्च को। ये भी अच्छा प्रश्न है। नदी के किनारे स्थित नगर के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। देखिए, दिल्ली यमुना नदी किनारे, बिल्कुल ठीक है। लंदन थेम्स या टेम्स नदी, बिल्कुल ठीक है।
रोम टाइबर नदी, पेरिस सीन नदी, साबरमती जालौर। तो ये जालौर नहीं है, साबरमती अहमदाबाद के किनारे बसा हुआ है। साबरमती किनारा कौन सा शहर है? अहमदाबाद। तो इनको आप थोड़ा सा समझ लेना। अगला क्वेश्चन, झील के किनारे इस नगर के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। झील के किनारे, डल झील श्रीनगर में, पुष्कर झील अजमेर, मिशिगन झील शिकागो, सुपीरियर झील यानी डुलुथ और इरी झील बफेलो। तो आप लोगों में याद दिला दूँ, जो पुष्कर झील है वो अजमेर पुष्कर झील किनारा नहीं है। तो यहाँ पे पुष्कर सिटी है। तो कौन सिटी है? पुष्कर, ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महासागर के किनारे स्थित नगर के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो मुंबई हिंद महासागर, न्यूयॉर्क अटलांटिक महासागर, बीजिंग प्रशांत महासागर, सिंगापुर अटलांटिक महासागर और चेन्नई हिंद महासागर। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, वो आपको चूज करना है और बताना है। तो चूज करके बताएंगे। तो वर्तमान में ये क्या है, इसे थोड़ा समझना है। तो ये क्या है? सिंगापुर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ये यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर, ना कि अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो चंबल, सीधी सी बात है। ये चंबल नदी आ रही है इधर से, एमपी से निकल के। तो यहाँ पे धौलपुर है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है? कोटा, ये वाला है कोटा। अगला क्वेश्चन नंबर, टॉन्स किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टोंक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल, बनास, आयड। तो इसमें आप देखना एक बार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये है बनास नदी, और बनास नदी में बीसलपुर बांध परियोजना बनी हुई है। आगे देखना, उदयपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आयड नदी। आयड नदी को बेडच नदी बोलते हैं, बेडच, ये नदी भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्डन व इजराइल के मध्य कौन सी झील स्थित है? जॉर्डन व इजराइल के मध्य कौन सी झील स्थित है? ये आपको देखना है और समझना है। तो ये क्या है? मृत सागर है। कौन सा है इसका उत्तर? मृत सागर। देखिए ये जो वाला है ये मृत सागर है। ये जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल दोनों हैं, और इनके मध्य में है ये वाला। ये क्या है? मृत सागर है। यानी जॉर्डन व इजराइल के मध्य कौन सा झील सागर स्थित है? तो है मृत सागर। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब पारित किया गया था? तो यह है 1974 में, बी। इस प्रश्न को भी आप लिख लेना नोटबुक में, बी हो जाएगा इसका उत्तर। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया था? जो पर्यावरण संरक्षण कानून है वो कब बनाया गया था, ये भी आपको समझना है। तो ये बनाया गया था 1986 को। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, रीट 2021 के लिए मैं समझता हूँ अच्छा हो सकता है। देखिए, भविष्य का सोना, नीला सोना किसे कहते हैं? तो साफ जल को। किसको बोलते हैं? साफ जल को। अगला क्वेश्चन, जल में किस तत्व की अधिकता के कारण लोगों को हड्डियों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है? तो आपने सुना होगा फ्लोराइड। फ्लोराइड जो है, इससे क्या है, लोगों के बौनापन, कुबड़ापन आदि पाया जाता है। ये अपने आप में एक अथक है। तो कुबड़ पट्टी है जो, वो नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है, अजमेर और नागौर के बीच का क्षेत्र, वो कुबड़ पट्टी कहलाता है राजस्थान में। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? अगर पीने योग्य की बात कर रहे हैं तो वो कितना है? 14वां क्वेश्चन है, 2.5, यानी पूरे विश्व का, यानी पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो वो है क्या है? 2.5%। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। तो गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे, और दोनों, देखिए ये दोनों ही चलाए गए थे। जिससे आप रीट, जो मुख्य रीट होगा वो आप देंगे जनवरी के महीने में, तो अब आपको लगेगा कि वहाँ करंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो वहाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे अच्छे से देख रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर, अभी जो हम बात कर रहे थे, यह है चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए कहाँ पर काजरी की स्थापना की गई है? यानी सेंटर एडेड डिज़ाइन सेंटर बोलते हैं इसे, काजरी। तो ये जोधपुर में है। अफारी और सफारी, ये सब जोधपुर में है। और काजरी की स्थापना हुई थी 1959 को, 1959 को। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा महानगर प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा हुआ था?
तो आपने सुना होगा सैलसाट द्वीप, सैलसाट यानी सात सैलों पर बसा द्वीप, तो वो है मुंबई शहर। कौन सा है? मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि संरक्षण के उपाय हैं। भूमि संरक्षण उपाय वृक्षारोपण करना, पशुचारण पर रोक और मृदा अपरदन में कमी करना। ये सभी क्या है? भूमि संरक्षण, अर्थात संरक्षण का मतलब बचाना भूमि को। ये सभी इसके उपाय हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कृषि के प्रकार। कृषि के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? तो कृषि के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक है आजीविक कृषि, देखिए आजीविका आजीविका हेतु चलाई की जाने वाली कृषि, और एक है व्यापारिक या इसे वाणिज्यिक कृषि बोलते हैं। तो दो प्रकार की मुख्य रूप से कृषियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 2 या 3 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? तो वर्तमान प्रतिभूमि। अगर केवल 2-1 साल के लिए छोड़ी जा रही तो प्रतिभूमि होगी वो वर्तमान, और बहुत लंबे समय से है तो उसे बोलेंगे पुरानी प्रतिभूमि। अगला क्वेश्चन, पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? जो पोल्डर है वो पाए जाते हैं नीदरलैंड में। पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं। देखिए ये रीड लेवल 1 में आया था, रीड लेवल 1 इसमें पूछा गया था, वो क्या कौन सा होगा? तो इसमें उद्यान भूमि, चारागाह भूमि और प्रतिभूमि और कृषि। तो इसका उत्तर होगा 1, उद्यान भूमि। कौन सा? उद्यान भूमि। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे क्या कहेंगे? तो जीवन निर्वाह कृषि। ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। और एक और प्रश्न है, कौन सा कथन असंगत है? असंगत की बात कर रहा है। वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ है वन भूमि कहलाता है। ठीक बात है। वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती हैं कृषि कहलाता है। ये भी ठीक है। बेकार पड़ी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है उसे बंजर भूमि बोलते हैं। ये भी ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे चारागाह भूमि बोलते हैं। नहीं, इसे उद्यान भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यान भूमि। फल उगाने वाली जो भूमि होगी उसे उद्यान भूमि बोलेंगे। ये अभी पीछे हमने पढ़ा था। यदि किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती हो तो उसे कहते हैं पुरानी प्रति। अभी मैं बात कर रहा था 1 या 2 वर्ष के लिए कुछ समय, जैसे एक कहावत है अपने क्षेत्रों में, साड़ी खींच रखना। अगर प्रति रख उसे बोलेंगे प्रति। कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दिया गया ताकि अधिक समय में, आगे आने वाले समय में अधिक फसल हो, तो वो क्या है? वो प्रति भूमि होती है। एक तो है वर्तमान प्रति, एक पुरानी प्रति। 5 साल तक कृषि नहीं की जा रही है तो वो पुरानी प्रति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कृषि भूमि निम्नलिखित में से किस देश में है? तो वो इंडिया में ही है। इंडिया ज़्यादा कृषि किसी देश में नहीं है। कृषि योग्य भूमि, भूमि अवनयन के प्रमुख कारण। देखिए भूमि अवनयन का मतलब है क्षरण, क्षरण का मतलब है नाश। मतलब भूमि का जो नाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसे हम अवनयन भी कह सकते हैं। अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, मरुस्थलीकरण और उपरोक्त सभी भूमि अवनयन के मुख्य कारण हैं। तो ये आपको थोड़ा देखना है, अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों हो जाएगा सभी? क्योंकि भूमि अवनयन के मुख्य कारण हैं। ज़्यादा कटाई करेंगे तो भूमि नष्ट होगी, क्षरण होगी, नाश होगा उसका। वनों की अत्यधिक कटाई होगी तो नाश होगा, अत्यधिक खनन भी नाश करने लायक। मरुस्थलीकरण का मतलब है मरुस्थलों का बढ़ जाना। तो ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वो है इसका उत्तर 11%। कितना है? विश्व का 11% भाग ऐसा है जिस पर कृषि की जानी संभव है। कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है? तो भूमि अवनयन कहलाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार मैंने देखा इसको, तो इसे भूमि अवनयन कहेंगे। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 5 आ रहा है। तो सैलवासा कहाँ पर स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? तो सैलवासा कहाँ पर पाए जाते हैं ये देखना आपको, ब्राज़ील में। सैलवासा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। अब यहाँ से एक प्रश्न है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। मैंने इनकी ट्रिक भी बनाई है, ट्रिक को आप समझ लेना, मेरा दूसरा वीडियो पड़ा हुआ है उसे देख लेना। देखिए उत्तरी अमेरिका में प्रेरित घास के मैदान है, यूरेशिया में यानी एशिया और यूरोप में संयुक्त रूप से स्टेपिस घास के मैदान है, अफ्रीका में सवाना,
दक्षिणी अमेरिका में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अमेरिका में बेल्ट्स, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, और आगे दे रखा है हंगरी में पुस्टाज और ब्राज़ील में कैंपाओस। तो सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा हो सकता है जो आपको याद रखना योग्य है? उत्तरी अमेरिका, इसे एशिया की रोटी की टोकरी बोलते हैं, इसे प्रेरीज घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो इसे विश्व की रोटी की टोकरी बोलते हैं। यूरेशिया, इसे स्टेपी घास के मैदान, इसे एशिया की रोटी की टोकरी बोलते हैं। और अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास घास के मैदान तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अमेरिका में बेल्ट्स। ये 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं। जो रसदार फल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो उनके बारे में आपको समझना है। तो वो पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय सदाबहार वनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अभी देखा था हमने पम्पास घास के मैदान, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाएंगे। देखिए इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना है आपको। देखिए मैंने एक लिखा है पापा उड अमेरिका, ये अमेरिका समझो। देखिए पा से बनाएंगे अपन प्रेरी, ये यानी प्रेरीज, और पा से बनाएंगे पम्पास। ये दोनों ही अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रेरीज घास के मैदान है, ये शब्द आया ऊ से बनता है उत्तरी अमेरिका, ये आगे अमेरिका, और डे का मतलब द, ये दक्षिणी अमेरिका। जो पम्पास घास के मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका में, और प्रेरीज घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मोगनी होता है, रोजवुड होता है, जामुन होता है क्या? नहीं, आबूनस ये होते हैं। मोगनी, रोजवुड और आबूनस होते हैं, लेकिन जामुन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है। जामुन एक पर्णपाती वनों में आता है। कैसे में आता है? पर्णपाती वनों में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में रहने वाला जीव, हेमिंगबर्ड, किंगफिशर, गोरिल्ला, एनाकोंडा। तो इसके उत्तर क्या हैं? ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी उत्तर हो जाएंगे। इनको लिख लेना आप अच्छे से, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बांस, चीड़ वृक्ष, यूकेलिप्टस, सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये भी आपको देखना है, 7वें का। तो इसका उत्तर भी सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से वन वर्षा में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? उन्हें पर्णपाती वन बोलते हैं। जैसे अभी जामुन आया था, नीम आया था, शीशम आया था, ये सब देखेंगे। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पर्णपाती वन नहीं है? मतलब जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसा वन कौन सा नहीं है? नीम महुआ, शीशम जामुन, एबोनस रोजवुड, साल और सागवान। तो एबोनी और रोजवुड, एबोनी और रोजवुड ये ऐसे वृक्ष हैं जो इन्हें देवदारू, बड़े बड़े वृक्ष बोलते हैं। ये सदाबहार वनों में आते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी सागवान की होती है। आप शीशम की भी करके आ सकते हैं, आपका क्या है? सागवान है इसका उत्तर। अगला है, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है उसे विश्व का फलोद्यान बोला जाता है। इसे लिख लेना इन प्रश्नों को, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। कौनधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार, जो कौनधारी वन है उनका सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? ये भी आपको बहुत भली भांति समझना होगा। तो ये कहाँ पर है कौनधारी वन? आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये पाया जाता, कौनधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार किस देश में पाया जाता है? तो पहला, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये आप हमें कमेंट कर बताएंगे। वैसे कौनधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाएगा? रूस में। कहाँ पाएगा? रूस में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौनधारी वन उपयोगी हैं? तो कागज़ की लुगदी बनाने में वेरी इंपॉर्टेंट, माचिस के डिब्बे बनाने में वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग के डिब्बे बनाने में। तो इसका सभी उत्तर हो जाएगा, 100% सभी है। कौनधारी वन का उदाहरण है देवदार, चीड़, स्प्रू, पाइन, बर्चर, फर और सभी। तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनको भी आप लिख लेना अच्छे से। कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं? तो जो कंपोज जो घास के मैदान है वो कहाँ पर हैं? तो वो कहाँ पर हैं? वो है ब्राज़ील में। अभी मैंने बात की थी, ब्राज़ील ऑप्शन होगा इसका, तो ब्राज़ील हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है, लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ हैं? तो लानोस है वो है वेनेजुएला में।
लानोस घास के मैदान वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ हैं? वेल्ड्स। तो वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। जो वेल्ड्स हैं वो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाएंगे। इसके बाद में क्या है, अगला प्रश्न देखिए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी अफ्रीका में स्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बताने में। अगला क्वेश्चन, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आटाकामा है दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। और ये चिली देश में है, चिली देश। और चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। तांबा, ये 2018 में पूछा गया रीट में, चिली सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है विश्व का। अरब मरुस्थल स्थित है, जो अरब मरुस्थल है वो स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है अरब मरुस्थल? दक्षिण पश्चिम एशिया। अरब मरुस्थल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में जो प्रश्न है वो आप देखना एक बार। देखिए, कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है? मरुस्थल और स्थान। गोबी का मरुस्थल एशिया, यानी पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, मोजेरो मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, नामीबिया मरुस्थल एशिया। देखिए, जो नामीबिया मरुस्थल है वो एशिया में नहीं है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन, चौथा उत्तर हो जाएगा पहले का उसका 21 का। खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने जो पेड़ों से चिपक करके अपनी आत्महत्या कर ली थी वो 1730 है। और अच्छा प्रश्न हो सकता है कि जो यहाँ के जोधपुर के शासक थे उनका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह ने अपने एक सेनापति को भेजा था, वो आपको बताना है क्या नाम था उसका, जिसने वहाँ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। खेजड़ी मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद जिले के किस गांव में एक बेटी पर के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं? वह है पिपलांत्री गांव। पिपलांत्री गांव अच्छा प्रश्न हो सकता है, पिछली बार पूछा गया था ये। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कब हुआ था? देखिए 1972। ये 1972 से 74 के बीच तक चला था। कई बार इसकी डेट 72 ना आके 74 दे देते हैं तो चलेगा। एक इसके बारे में थोड़ा समझना, चिपको आंदोलन के पीछे कारण क्या था? एक बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भूकंप जोन 5 में स्थित है और इसको लेकर के चिपको आंदोलन किया गया था, क्योंकि यहाँ के आसपास के वृक्षों को काटा जा रहा था, तब यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा था। तो ये चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणे से है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और देख लीजिए, गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणे का यानी गोरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणे के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वो हुआ था चिपको आंदोलन 1972। अगला क्वेश्चन, 1983 का प्रसिद्ध अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये बात कर रहा है अप्पिको का मतलब कर्नाटका। कौन सा है? इसका उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। अप्पिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था उत्तराखंड में। देखिए, विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में को किस किताब में संग्रहित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अभी भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, कौनधारी वन को कहाँ पर टेंगा कहा जाता है? कौनधारी वन को कहाँ पर टेंगा कहा जाता है? ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। 29 क्वेश्चन है तो वो है कनाडा। टेंगा कनाडा, टेंगा कनाडा, इस तरह से याद रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन नहीं है। कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन नहीं है? तो नागफनी, कैक्टस, खैर बबूल, कीकर, खेजड़ी, ओक। तो देखिए ओक वृक्ष है, ये उष्णकटिबंधीय वन नहीं है, बाकी सब उष्णकटिबंधीय वन है, ये मरुस्थलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7, लास्ट का चैप्टर है ये। देखिए, जैसलमेर जिले की लाठी सींच क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाठी सींच क्षेत्र है, ये एक महकदार खुशबूदार घास उगाई जा रही है और ये मीठे भूमिगत जल के लिए विख्यात है। अगला देखिए, लद्दाख क्षेत्र में पत्थर और गारे की ईंटों से बने घरों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं खंगपा। क्या कहते हैं? लद्दाख क्षेत्र में पत्थर और गारे की ईंटों से बने घरों को खंगपा बोलते हैं। अब देखिए, छंग क्या है? छंग क्या है ये आपको थोड़ा सा समझना है। छंग एक देसी पेय जो शरीर को गर्म रखता है। एक देसी पेय पदार्थ है जो शरीर को क्या रखता है? गर्म रखता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
बाड़मेर जिले के कवास में बाढ़ कब आई थी? जो बाड़मेर जो है ना, यहाँ पर कब बाढ़ आई थी ये आपको थोड़ा सा बताना है। तो बाड़मेर में बाढ़ आई थी 2006 को। अगर हम बात करते हैं जालौर की, जालौर में बाढ़ आई थी 2015 को, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 2015 को। तो बाड़मेर में 2006 में बाढ़ आई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, थारका मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल और आसाम। तो राजस्थान में आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसका, तो अच्छा प्रश्न है। कौन सा उष्ण कटिबंधीय की श्रेणी, कौन सा उष्ण इस मरुस्थल की श्रेणी में नहीं आता? जो उष्ण उष्ण नहीं है जो, तो देखिए जो गोबी का मरुस्थल है ये उष्ण नहीं है, ठंडा है। कालाहांडी मरुस्थल, अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। जो गोबी का मरुस्थल है ये कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल और झारखंड। तो आपको पता लगा हो ठंडा प्रदेश जम्मू कश्मीर पाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में ही सियाचिन एक ग्लेशियर है जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पे 4-5 बड़े हिमनद हैं, तो आपको पता लगा होगा, अच्छा प्रश्न था ये भी। दो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ते को दर्रा कहते हैं, क्या बोलते हैं? दर्रा। देखिए एक शब्द है नाथुला, ना, मैं दोबारा से लिखता हूँ उसको, देखिए नाथुला। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था पोस्ट ऑफिस की परीक्षा में, नाथुला में आए ला शब्द का अर्थ क्या है? नाथुला में ला शब्द का अर्थ क्या है? नाथुला एक दर्रा सिक्किम का, तो नाथुला में आए ला शब्द का अर्थ है दर्रा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, इसको आपको समझना है। और दो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ते को दर्रा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, गरम मरुस्थल में स्थित रेत के टीले को कहा जाता है? तो बालू का स्तूप, बहुत सिंपल है, हिमानी नहीं कह सकते, टीले नहीं कह, बालू का स्तूप कहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10वां, ऋतु प्रवास करने वाले जनजातियों के संबंध में सही सम्मिलित है? गहडवाल कुमाऊं भोटिया जनजाति है, कश्मीर में बकरवाल जनजाति है, दक्षिण पूर्वी लद्दाख में यानी चांगपा जनजाति, और अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति। तो इनका जो कथन और कारण जो, या मीन्स मेरा कहने का मतलब है सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है सारे। कैसे हैं? सभी सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, सभी सही हैं जनजातियों के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू, हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाली जनजाति क्या कहलाती है? तो गुज्जर, चांगवा, भूटिया, इनमें से कोई नहीं, तो गुज्जर कहलाती है। अब देखा वो गुज्जर जो कौम है वो 15-15, 20-20 भैंसे रखते हैं और लोग चराने का काम करते हैं। अपने इधर भी देखा होगा आपने। चैप्टर नंबर 7 लास्ट का चैप्टर है ये। तो अब देखिए एक बार थोड़ा सा, मालवाड़ तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जो मालवाड़ तट है वो गोवा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। देखिए इस तरह के ये तट हैं, इस तरह से, यहाँ से गुजरात से लेकर के, यानी गुजरात से, और ये कन्नड़ तट, मालवाड़ तट, जो भी ये दे रखे हैं सारे तट, ये गोवा से लेकर के और कन्याकुमारी तक का जो तट है वो कहलाता है मालाबार तट। जो पश्चिम में है यहाँ 4 तट हैं, और पूरब में जो तट दिए गए हैं, पूरब में जो तट की, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है क्या है? पश्चिम इलाका। पश्चिम में क्या है? 1, 2, 3 और 4 तट हैं। इधर केवल 2 ही तट हैं ये वाले। एक का नाम है कोरोमंडल तट, यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर उत्तरी सरकारी तट, या इसे काकीनाडा तट बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो राज्यों की संख्या वो 5 है, 5, और इधर राज्यों की संख्या कितनी है? 4। तटीय राज्यों की संख्या 9 है, ये भी कई बार पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए प्रश्न है, हाँ अभी देख लिया है तुमने। अगला देखिए, मालाबार तट की चौड़ाई कितनी है? तो मालाबार जो तट की चौड़ाई है वो 70 से 90 किलोमीटर के समथिंग है मालाबार तट की। आगे देखना कौन सा क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील कहाँ पाए जाते हैं? देखिए वेम्बनाड सर्वाधिक केरल में पाए जाते हैं, और बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। वेम्बनाड एक झील है। खादर शब्द का संबंध किससे? पर्वत, मैदान, पठार और नदी। तो मैदान से होगा निश्चित रूप से, मैदानों के प्रकार हैं खादर, बांगर, भावर, ये सब सुना होगा। 4th क्वेश्चन का बी हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, खाद, मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है, जो पश्चिम में नहीं है? तो देखिए कोरोमंडल, कन्नड़ तट, मालवा तट, कोंकण तट। तो कोरोमंडल नहीं है, मैं अभी आपको समझाया था, ये उत्तर हो जाएगा इसका।
तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है? नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांगर, और नवीन को हो जाएगा खादर। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा बिछाई गई नवीन जलोढ़, जो नवीन जलोढ़ होगी उसे हम कहेंगे खादर, और पुरानी जलोढ़ को कहेंगे बांगर। मैंने बहुत बड़ी तरह समझाया है इनको, मैदानी भागों को, इन्हें वीडियो देख लेना अपना। हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं क्या कहलाता है? जो कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र है वो कहलाएगा भाबर, और कंकड़ पत्थर से जो बाहर नदी हो जाती है उसे बोलते हैं हम तराई प्रदेश। तो इसका उत्तर भाबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। 9वां क्वेश्चन, इनमें से लेगुन झील है वेम्बनाड, चिल्का, पुलिकट, ये सारी झील एक लेगुन झील हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मालाबार तट पर कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? जो मालाबार तट है उस पर नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। तमिलनाडु की तरफ क्या है, नारियल की खेती की जाती है। अगर आप नहीं गए हैं तो मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ। नारियल की खेती इस तरह की जाती है जैसे अपने वन बूकर करते हैं, वन वगैरह नरम वगैरह होते हैं, इस तरह पेड़ लगाते हैं, उनको खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अगर कोई अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए एक बार। बरसिम क्या है? लास्ट में फाइनल क्वेश्चन है। बरसिम एक प्रकार का पेड़, एक प्रकार की घास, एक प्रकार की औषधि, और इनमें से कोई नहीं। तो ये एक प्रकार की घास होती है जो चारा के रूप में काम में ली जाती है पशुओं के लिए। तो साथियों, ये 7th क्लास का ज्योग्राफी था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें साथियों, और इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम ज्योग्राफी के संबंध में 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के सभी वीडियो आपको पेश करेंगे, जो RBSC की किताबों में दिए गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है, आप इन्हीं को पढ़ लेंगे, आप सफल हो जाएंगे और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।